दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 2023 की एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसकी कहानी 1993 के दौरान चाइना से रसिया की ट्रेन में दुनिया की सबसे बड़ी डकैती करने वाले शातिर लुटेरों का पर्दाफाश करने के मिशन पर आधारित है। सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर है। दोस्तों, चाइना के अलावा किसी दूसरे देश में ना तो ये मूवी अभी रिलीज हुई है और ना ही ये फिल्म इंग्लिश और हिंदी में डब हुई है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि इस धमाकेदार मूवी में आपको बहुत मजा आने वाला है। अब कहानी शुरू करते हैं। साल था 1993 का। चीन के बीजिंग शहर से रूस के मॉस्को जा रही एक ट्रेन केथी को दिखाया जाता है। इस ट्रेन में ज्यादातर अमीर और बड़े बिजनेसमैन ही सवार थे। ट्रेन के अंदर एक खूबसूरत लड़की हर कंपार्टमेंट के पास से गुजरते हुए उसमें बैठे लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही होती है। कुछ रईस उसे रिझाने की कोशिश भी करते हैं, पर वो आगे बढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाती है और एक पर्ची पर ट्रेन में बैठे रईस और बिजनेसमैन लोगों का सीट नंबर नोट कर लेती है। वहीं पास में एक दूसरी लड़की और उसकी कुछ साथी बैठकर एक बिजनेसमैन और उसकी पत्नी को भूल रहे होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वहाँ 2-3 लोग उस डब्बे में चढ़ते हैं। उनमें से नीली जैकेट वाला एक आदमी उस लड़की से सीट नंबर लिखी हुई पर्ची ले लेता है। फिर वो आदमी, उसका साथी और ट्रेन में पहले से बैठे कुछ लोग बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदलकर मास्क पहन लेते हैं और ट्रेन में लूटपाट शुरू कर देते हैं। वो लोग विरोध करने वालों को बेरहमी से मारते जाते हैं। उन लुटेरों में से कुछ लोग दहशत फैलाने के लिए ट्रेन में फायर भी करते हैं और बाकी लुटेरे पर्ची पर लिखी सीट नंबर पर बैठे हुए लोगों को लूटते जाते हैं। ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर खुद को बचाने की कोशिश भी करते हैं, पर वो बेरहम लुटेरे दरवाजों को कुल्हाड़ी से काटकर उन तक पहुंच जाते हैं और न सिर्फ लोगों को लूटते हैं बल्कि उनमें से कुछ को मार भी डालते हैं। इस दौरान ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। ट्रेन के अंदर बैठे कुछ अमीर लोग खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश भी करते हैं, पर वो लुटेरे चैन पुलिंग करके ट्रेन को रोक देते हैं और खिड़की से बाहर कूदकर भाग रहे उन 2 अमीर लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर उनके पास से पैसे और बाकी सामान लूट लेते हैं। इधर लुटेरों का एक साथी ट्रेन चालक पर गन तानकर उसको आगे बढ़ने को कहता है। तब तक बाहर निकले वो लुटेरे वापस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन के अंदर बैठे एक बड़े बिजनेसमैन के केबिन का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं। उस बिजनेसमैन की बीवी ने लुटेरों की खौफ से पैसे अपने कपड़ों में छिपा लिए थे। लुटेरों की गैंग की एक लड़की उसके कपड़े फाड़कर पैसे निकाल लेती है और उसको पीटती भी है। अब उन लुटेरों का एक साथी बिजनेसमैन को बाहर करके केबिन का दरवाजा बंद कर लेता है और एक दूसरा लुटेरा चलती ट्रेन में उसकी इज्जत लूट लेता है। आखिरकार ये ट्रेन मॉस्को पहुंच जाती है। अगली सीन में चीन का बीजिंग शहर दिखाया जाता है, जहां उन लुटेरों में से एक लूटे हुए माल की अपने हिस्से में से कुछ माल एक दूसरे लुटेरों को दे रहा होता है। लेकिन तभी सादे कपड़ों में एक जाबाज पुलिस ऑफिसर वांग वहां पहुंचकर उस लुटेरे का पीछा करता है। वो लुटेरा बचकर भागने की कोशिश करता है, पर बाइक पर सवार ऑफिसर दौड़ाकर उसे धर दबोचता है। फिर ऊपर से गुजरती ट्रेन से उस लुटेरे की फट जाती है, जिसके बाद ऑफिसर वांग उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसी रात सीनियर पुलिस कमिश्नर ऑफिसर वांग से कहता है, रक्षा मंत्री ने तुम्हें तत्काल मिलने बुलाया है। अब वांग कमिश्नर के साथ मंत्री के आवास पर पहुंच जाता है। वहां एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही होती है, जहां सिक्योरिटी चीफ वहां मौजूद सभी डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर से बताते हैं कि केथी ट्रेन डकैती की वजह से हमारे देश चीन की बहुत बदनामी हुई है और इससे न सिर्फ चीन और रूस के बीच बिजनेस प्रभावित हुआ है बल्कि रूस के साथ रिश्ते भी खराब हुई है। इसलिए गवर्नमेंट इन लुटेरों को पकड़ने और इनके मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर रही है, जिसमें गवर्नमेंट के हर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर होगा और इसकी कमांड ऑफिसर वांग के हाथ में होगी। फिर कमिश्नर वांग से कहता है, इस मिशन में रूस में मौजूद चीनी दूतावास के अधिकारी तुम्हारी टीम की पूरी हेल्प करेंगे। अगले सीन में वांग उस पकड़े गए लुटेरे से पूछताछ करता है। वो लुटेरा कहता है, मैं तो इस लूट का एक छोटा सा किरदार हूँ। मैंने ये सब डी नाम के एक शख्स के कहने पर मजबूरी में किया। मैं बस छोटी मोटी चोरियां करता था और वो माल पहुँचाने में मॉस्को जा रहा था, पर मुझे बताया गया कि केथी ट्रेन में एक लड़की के पास सभी रईसों की लिस्ट होगी, उनके पास से लूट करनी है। वांग कहता है, डी का पूरा नाम क्या है? वो लुटेरा कहता है कि मैं नहीं जानता। इसके बाद वांग स्पेशल ऑफिसर्स की टीम के साथ केथी ट्रेन लूट का पर्दाफाश करने उसी ट्रेन में सवार होकर मॉस्को के लिए निकल पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी लोग एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और ट्रेन मॉस्को के लिए आगे बढ़ती जाती है। इस दौरान ट्रेन के अंदर छानबीन कर रहे वांग को वो पर्ची मिलती है जिस पर लूट के दौरान उस लड़की ने सीट नंबर लिखा था। उस बोगी में लुटेरों के लिए काम करने वाली वो लड़की भी होती है और वो फिर से रईसों और बिजनेसमैन लोगों का सीट नंबर नोट कर रही होती है। वांग को उस पर शक होता है। वो
उसके पास सिगरेट जलाने के बहाने जाता है और उसके बैग से वो पर्ची निकाल लेता है। इसी बीच उस ट्रेन में मौजूद लुटेरे लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। टीम के लोगों और लुटेरों की भी जोरदार भिड़ंत होती है। इस दौरान ऑफिसर्स उनमें से कुछ लुटेरों की जमकर धुलाई करते हैं। अगले स्टेशन पर वो लुटेरे उतर जाते हैं, पर वॉन्ग और उसके साथी उन पर नजर बनाए रखते हैं। फिर अगली सीन में मॉस्को के एक म्यूजिक शो में बैठी डी को आकर उसका एक साथी बताता है कि हमारे लोगों पर ट्रेन में हमला हुआ है। हमला करने वाले बीजिंग शहर से हैं और शायद वो लोग भी लुटेरे हैं। आगे की सीट पर बैठा एक आदमी म्यूजिक प्रोग्राम के दौरान उन्हें बात करने से टोकता है। डी वहाँ तो उसे कुछ नहीं कहता, पर शो खत्म होने पर वो उसके रूम में जाकर उसे मार डालता है। इसके बाद हमें मॉस्को की एक पुरानी वीरान फैक्ट्री में शहर के एक कुख्यात स्मगलर लुटेरे वसीली को दिखाया जाता है। उधर दूसरी ओर मॉस्को स्टेशन पर चीनी दूतावास के अधिकारी इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों को रिसीव करने आते हैं। लुटेरों की साथी लड़की वसीली के साथ वांग और उसके साथियों का पीछा करती है। इन लोगों को नहीं पता होता कि वांग और बाकी लोग अंडरकवर एजेंट हैं। वांग को साइड मिरर में दिख जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। आखिरकार वो लोग वहाँ से अपने दूतावास द्वारा दिए गए आवास पर पहुँच जाते हैं और वसीली उस लड़की को उसके अपार्टमेंट पर छोड़ देता है। अगले दिन वांग अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि मॉस्को के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है। वो वांग को इस मामले में मदद करने का वादा करता है। अगले सीन में लुटेरों की साथी लड़की अपने बॉयफ्रेंड और डी के सबसे करीबी आदमी दोसू से पूछती है कि बॉस, डी और वसीली फिर से एक साथ काम करने लगे हैं क्या? दोसू कहता है हाँ। इधर डी अपनी गर्लफ्रेंड के भाई के बर्थडे पर उससे मिलने उस कैसीनो में जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड का भाई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। वो डी को बताता है कि इस कैसीनो के नीचे मॉस्को का सीवर सेंटर है। यहाँ की कंट्रोल रूम से पूरे शहर में जाने वाले नदी के पानी की सप्लाई जुड़ी है। इन्हीं सीवर के जरिए हर महीने कैसीनो की करोड़ों की कमाई बाहर भेजी जाती है। इधर वांग एक लुटेरे की फोटो लेकर उसकी तलाश में निकलता है। वहीं दूसरी ओर दोसू की अपनी लुटेरे गैंग की एक लड़की से कहा सुनी हो जाती है और दोसू गुस्से में उसका गला काटकर मार डालता है। ये देखकर उस लड़की का साथी लुटेरा वहाँ से भागने लगता है और डी और दोसू उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। दूसरी ओर वांग उस बिजनेसमैन की वाइफ के पास पहुंचता है जिसके साथ ट्रेन में रेप हुआ था और वो उसको लुटेरों की फोटो दिखाकर उन्हें पहचानने को कहता है। वो कहती है उनमें से ज्यादातर लोगों ने मास्क पहना हुआ था इसलिए मैं इनको नहीं पहचान सकती, पर उनमें से एक शख्स वॉकमैन पर म्यूजिशियन सोस्ता के गाने सुन रहा था। अगली सीन में डी अपने करीबी दोस्तों के साथ वसीली के पास जाता है और उससे कहता है हमने स्मगलिंग का काफी काम एक साथ किया है और तुम भले ही ट्रेन लूट में शामिल नहीं थे, पर मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ मॉस्को का वाटर पैलेस कैसीनो लूटने में शामिल हो क्योंकि वहाँ हमें काफी माल मिलेगा और फिर हम साइप्रस भाग जाएंगे। वसूली कहता है मेरी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इस पर डी वसूली को उसकी खोई हुई बेटी लिली की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे? वसीली पूछता है कि कहाँ है वो? डी कहता है एक बार तुम कैसीनो लूटने में हमारा साथ दो और तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। मजबूरी में वसीली डी के एक आदमी के साथ कैसीनो के नीचे बने सीवर सिस्टम में जाता है और वहाँ पानी की सप्लाई वाली पाइप में ड्रिल करने लगता है। अगले सीन में डी अपने लिए काम करने वाले एक किलर को अपने भागे हुए साथी लुटेरे की फोटो देकर उसको मारने को कहता है। वो किलर डी को वांग की फोटो दिखाकर कहता है सतर्क रहना, ये बीजिंग वाला आदमी तुम्हें यहाँ मॉस्को में ढूंढ रहा है। उधर डी के गैंग से जुड़ा वो भागा हुआ लुटेरा अपने साथी लड़की की हत्या की वजह से डरा हुआ होता है, इसलिए वो वसूली के जरिए एक नकली पासपोर्ट बनाने वाले ऑफिसर को घूस देकर अपने लिए जापान या कोरिया का पासपोर्ट बनाने को कहता है। फिर जब वो उस बिल्डिंग की सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो डी का भेजा हुआ किलर उसको मारने की उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है और वो लुटेरा बचकर भागता है। इस दौरान वो वांग की गाड़ी के सामने आ जाता है। वांग की टीम के लोग उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं, पर किलर अपनी गाड़ी से उस गाड़ी का पीछा करता है और गोलियां चलाना जारी रखता है। वो लुटेरा वांग से कहता है कि इस किलर को डी ने भेजा है। डी इस समय कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस बीच वो किलर उनकी गाड़ी का पीछा करता है और रास्ते की चीजों को ठोकर मारता जाता है, लेकिन तभी दोनों की गाड़ी चौराहे की एक मूर्ति से टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती है और वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। इसके बाद वांग अपने साथियों के साथ लुटेरों के बताए हुए कैसीनो में जाता है और वहाँ सीवर के अंदर की जांच पड़ताल करता है। इधर डी भी अपने गैंग के लोगों के साथ कैसीनो के नीचे सीवर में वसीली द्वारा किए गए ड्रिल का निरीक्षण करने जाता है। अगले दिन वांग और उसके साथी
थी लेदर जैकेट वाली उस लड़की जेन और वसीली का पीछा करते हैं, पर वो उन्हें झांसा देकर बचकर निकल जाती है। इधर वॉन का रूसी ऑफिसर दोस्त उसे उस महिला से मिलाता है जिसके हस्बैंड की हत्या डी में सोस्ता म्यूजिक प्रोग्राम वाले दिन की थी। वॉन अब समझ जाता है कि डी को सोस्ता का म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए सोस्ता के अगले म्यूजिक प्रोग्राम के दिन वो अपनी टीम के साथ डी को पकड़ने वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। डी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ जाता है, पर वो नकली मूछ लगाकर अपना रूप बदल लेता है। जब तक वॉन को उसका पता चल पाता है तब तक वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। अगली रात डी अपने सबसे करीबी साथी दोसू के अपार्टमेंट पर जाता है। वहाँ दोसू की गर्लफ्रेंड जेन होती है। डी उससे कहता है दोसू को छोड़ दो ताकि उसका ध्यान तुम पर कम और धंधे पर ज्यादा हो, पर जब वो ऐसा करने से मना कर देती है तो डी पहले उसको पीटता है और फिर उसकी इज्जत लूट लेता है। कुछ देर बाद जब दोसू वहाँ आता है तो डी वहाँ बैठा होता है और सहमी हुई जेन बेड पर बैठी हुई होती है। दोसू गुस्से में डी पर गन तानकर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम्हारा सबसे खास आदमी मैं ही हूँ। डी उसको पीटता है और कहता है इस लड़की की वजह से तुम्हारा काम पर ध्यान कम था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर तुम्हें बहुत पैसा कमाना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। दोसू कहता है ठीक है। अब दोसू को डी की तरफ होता देख जेन वहाँ से भाग जाती है और मॉस्को के पुलिस स्टेशन में जाकर रूसी अधिकारी और वॉन से कहती है कि केचरी ट्रेन डकैती में मैं भी शामिल थी। मैंने ही लिस्ट वाली पर्ची बनाई थी। मैं डी के लिए काम करती हूँ और आज रात 2 बजे वो कैसीनो का कैश लूट कर रूस छोड़ देगा। उधर वसीली डी के साथियों के साथ कैसीनो के नीचे सीवर में कैसीनो कर्मचारियों से कैश लूटकर भागने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। जेन की जानकारी के आधार पर वॉन अपनी टीम और रशियन सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ कैसीनो के नीचे की सीवर में पहुंच जाता है, पर डी को इस बात की भनक लग जाती है। इधर कैसीनो की कर्मचारी कैश बॉक्स सीवर के पानी के जरिए बाहर भेज देते हैं। कुछ दूर बहने के बाद उस कैश बॉक्स को बाहर पहुँचाने के लिए कैसीनो की ही दूसरे कर्मचारी एक बोट पर कैश बॉक्स को रख लेते हैं, लेकिन तभी घात लगाकर बैठे डी गैंग के लोग उन्हें गोली मारकर वो कैश बॉक्स छीन लेते हैं। इधर सीवर के अंदर वॉन डी का पीछा करता है, पर डी बाइक लेकर सीवर की सुरंग के जरिए वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर लूटे हुए कैश को एक बैग में भरकर वसीली और डी के बाकी साथी बाइक लेकर सीवर के अंदर बनी सुरंग के जरिए वहाँ से भागते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे वॉन्ग और उनकी टीम के लोगों पर ये लोग अपनी बाइक से हमला भी करते हैं। इस दौरान दोनों ओर से गोलियां भी चलती है। बाइक से गिरा डी का एक साथी वॉन्ग और उसके साथी की ओर ग्रेनेड फेंक कर अपने साथी के साथ बाइक से फिर से भाग निकलता है, लेकिन तभी उधर से भाग रहे डी गैंग के बाकी बाइकर्स को वॉन हमला करके गिरा देता है। उनमें से एक वॉन पर गोली चलाता है तो वॉन उसको पानी में पटक देता है, लेकिन वो वॉन से भिड़कर कैश का बैग लेकर फिर से भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए वॉन भी एक बाइक लेकर उसके पीछे जाता है और भागते हुए उस लुटेरे के पीठ पर टंगी कैश से भरे बैग को खींचकर फाड़ देता है, पर इस दौरान वॉन बाइक से नीचे गिर जाता है और वो लुटेरा फिर से फायर करके बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर डी वहाँ से भागकर किलर के अड्डे पर पहुँचता है। वो दोस्तों से कहता है जेन ने ही सारी जानकारी पुलिस को दी है। अगले सीन में वॉन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही उसकी टीम का एक मेंबर ओवन खोलता है वहाँ जोर का बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो बॉम्ब किलर ने ही डी के कहने पर वहाँ लगाया था। इस हमले में वॉन का एक साथी घायल हो जाता है। खतरा देखकर वॉन और उसके बाकी साथी मॉस्को में चीन के दूतावास में शिफ्ट हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम का एक मेंबर वॉन को बताता है कि वसूली एक अपराधी है, अगर उसको पकड़ा जाए तो शायद हमें काफी कुछ पता चल सकता है। अगले दिन वसीली डी से पूछता है बताओ अब मेरी बेटी कहाँ है। डी कहता है हम कैसीनो लूटने में नाकाम रहे, पर मेरे पास एक पुराना जेट है, अगर तुम उसको बिकवा दो तो जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का एड्रेस बता दूंगा। उधर हॉस्पिटल में भर्ती जेन वॉन से कहती है वसूली ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था, वो सिर्फ डी से अपनी बेटी की जानकारी लेने के लिए मजबूरी में उसके लिए काम कर रहा है। इधर वसीली डी के पुराने जेट के लिए एक खरीदार से डील तय करके जब अपने अपार्टमेंट पर आता है तो वहाँ रूस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग और वॉन उससे पूछताछ करते हैं। वॉन उसके घर में लगी पेंटिंग के पीछे से उसका नया पासपोर्ट निकालता है जिस पर उसका कुछ और ही नाम लिखा होता है। वॉन कहता है तुम नए नाम से भागने की तैयारी में हो क्या? अपनी बेटी से मिलने पर भी उससे ऐसे ही झूठ बोलोगे? ये सुनकर वसीली चौंक जाता है। वॉन कहता है जेन ने हमें पहले ही अपना बयान दे दिया है, डी ने उसके साथ बलात्कार किया और जेन ने ही मुझे बताया कि तुम ट्रेन डकैती में शामिल नहीं थे। उधर दोसू डॉक्टर के जज्बे हॉस्पिटल में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड जेन को मार डालता है। जब तक वसीली
वसीली और वॉन के लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक जेन मर चुकी होती है। ये देखकर वसीली बहुत दुखी होता है क्योंकि जेन पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उसको अब भी प्यार करता था। इस वजह से वसीली अब वॉन की मदद करके डी को पकड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सीन में एक पुरानी फैक्ट्री में डी अपने गैंग के लोगों के साथ वसीली द्वारा बुलाए गए जेट के खरीदारों से मिलता है। वॉन भी अपनी टीम और रशियन सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहाँ छिपा हुआ होता है। तब तक वो किलर डी का वो जेट लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर खरीदार जेट खरीदने के लिए पैसों से भरा सूटकेस वसीली को देता है, लेकिन तभी खरीदार का साथी डी को पहचान लेता है और कहता है इसी ने मुझे केट्री ट्रेन में लूटा था। इतना सुनते ही डी डीलर के उस साथी को गोली मार देता है और भागने की कोशिश करता है। अब दोनों से गोलियां चलने लगती हैं। इधर वॉन्ग और सिक्योरिटी गार्ड्स भी डी के गैंग के लोगों पर गोलियां चलाने लगती। इस दौरान डी पैसों से भरा सूटकेस लेकर गोलियां चलाते हुए वहां से बचकर भागने की कोशिश में लगा रहता है। इस गोलीबारी में काफी लोग घायल होते हैं। वसीली भी डी के लोगों को मारने के लिए उन पर गोलियां चला रहा होता है। इधर डी का साथी किलर जेट पर चढ़ जाता है और उधर भाग रहे डी पर वसीली ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। जवाब में डी भी खुद को बचाता हुआ वसूली पर फायर करता है। वसीली डी को पकड़कर उससे पैसों का सूटकेस छीनने लगता है, लेकिन डी भागकर उस स्टार्ट हो रहे जेट पर चढ़ जाता है जिसको उसका किलर साथी उड़ाने वाला होता है। अब वसीली टेक ऑफ करने से पहले रनवे पर एक गाड़ी से उस जेट का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान वॉन उस जेट पर चढ़ने की कोशिश करता है। डी किलर से कहता है जेट को अभी उड़ाओ। किलर कहता है बिना रनवे पूरा किए उड़ाना खतरनाक है। इधर वसीली गाड़ी को जेट के पहिए के आगे लगा देता है जिससे जेट अटकने लगता है, पर डी की जिद की वजह से जैसे ही किलर जेट उड़ाता है जेट एक खंबे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तब तक रशियन सिक्योरिटी फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। इस दुर्घटना में किलर तो मारा जाता है और डी घायल हो जाता है। वसूली डी से पैसे का सूटकेस लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद वॉन्ग डी को पुलिस स्टेशन ले जाता है। इधर वसीली जब सूटकेस के अंदर रखे नोटों को चेक करता है तो उनमें से ज्यादातर नकली होते हैं और उसके अंदर एक लिफाफा होता है जिस पर लिखा होता है कि अगर बेटी से मिलना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन आ जाओ। वसीली पुलिस स्टेशन वॉन्ग के पास जाता है तो वॉन्ग कहता है मैं जानता था तुम भागने की कोशिश करोगे इसलिए मैंने ऐसा किया, पर तुम्हारी बेटी चीन में है इसलिए तुम हमारे साथ चीन चलो, वहाँ तुम उससे मिल सकते हो। इसके बाद वॉन्ग और उसकी टीम डी और उसकी गैंग के पकड़े गए लोगों को लेकर ट्रेन से चीन के लिए निकल पड़ते हैं। वसीली भी अपनी बेटी से मिलने उनके साथ जाता है। ट्रेन में डी वसीली को धमकी देते हुए कहता है मुझे धोखा देने के लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर ट्रेन बीजिंग के लिए आगे बढ़ती जाती है और उधर डी का साथी दोसू और डी की गर्लफ्रेंड चीन और रूस में फैले डी के नेटवर्क के सारे लोगों को इकट्ठा करके ट्रेन पर हमला करके डी को छुड़ाने की प्लानिंग करते हैं। चाइना के बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही वो ट्रेन चेसिस बदलने के लिए एक स्टेशन पर 2 घंटे के लिए रुकती है। दोसू और उसकी गैंग के लोगों को ये बात पता थी, इसीलिए जब ट्रेन वहाँ रुकती है और उसकी चेसिस बदली जाने लगती है, इसी दौरान दोसू अपने गैंग के तमाम लोगों के साथ कई गाड़ियों में सवार होकर वहाँ पहुँच जाता है और गोलीबारी करके वहाँ दहशत फैलाने लगता है। फिर वो उस ट्रेन के इंजन के पास एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है ताकि ट्रेन वहाँ से आगे न जा सके। उसकी गैंग के बाकी लोग भी खिड़कियां तोड़कर बाइक से वहाँ पहुँच जाते हैं। अब दोसू माइक से घोषणा करता है कि सभी यात्री ट्रेन से बाहर आकर घुटनों के बल बैठ जाए। उसकी गैंग के बाकी लोग हर डब्बे में घुसकर डी की तलाश करने लगते हैं। ये देखकर वॉन्ग डी के हाथ की हथकड़ी अपनी कलाई से बांध लेता है ताकि वो भागने ना पाए। वहाँ चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और वसीली वॉन्ग से कहता है मेरी हथकड़ी खोल दो क्योंकि इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और तुम लोग बहुत कम हो। इधर ट्रेन में दोसू की गैंग को लोग हथियार के बल पर सभी ट्रेन यात्रियों को बाहर उतारकर उन्हें बंधक बना लेते हैं, जबकि वॉन्ग डी को लेकर ट्रेन की छत पर लेट जाता है। अब दोसू फिर से माइक पर कहता है डी को लेकर तुम लोग जहाँ भी छिपे हो बाहर आ जाओ, वरना मैं इन बंधकों को एक एक करके मार डालूंगा। फिर जैसे ही डी की गर्लफ्रेंड उनमें से एक पर गोली चलाने ही वाली होती है, उन बंधकों के बीच छिपे वॉन की टीम का एक ऑफिसर उसकी गन छीनकर उसके ही लोगों पर फायर करने लगता है। तब तक वॉन के बाकी साथी भी डी गैंग के लोगों से भिड़ जाते हैं। इधर वॉन हथकड़ी लगी डी के साथ नीचे कूदकर उसके लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। अब खुद को छुड़ाने के लिए डी भी वॉन से लड़ने लगता है। उधर वसीली और दोसू एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। फिर वसीली दोसू के पास पहुंचकर उस पर ताबड़तोड़ हमले करता है और बंदूक से उसका गला दबाने लगता है। इधर वांग और डी आपस में भिड़े हुए होते हैं। इस दौरान वांग डी के गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है। दूसरी ओर दोसू खुद को छुड़ाकर वसीली को मारने की कोशिश करता है और अपनी बंदूक वसीली की कनपटी पर लगा देता है। ये देखकर वांग भी डी की कनपटी पर गन तान देता है और दोसू से वसीली को छोड़ने को कहता है, पर दोसू पहले डी को छोड़ने को कहता है। इसी बहस के बीच दोसू की गन चल जाती है और
और गोली वसीली की आंखों को घायल करके चली जाती है। ये देखकर वांग दूसरों को गोली मार देता है। अब वांग की टीम के लोग डी को पकड़ लेते हैं। आखिरकार अगले दिन वो ट्रेन बीजिंग पहुंच जाती है। मिशन मॉस्को को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए वहां वांग और उसकी टीम का भव्य स्वागत होता है। वसीली अपनी बेटी से मिलता तो है, पर अंधा हो जाने की वजह से वो उसको देख नहीं पाता। इस तरह एक्शन एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म ही खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न